नमस्कार डीमर्स। आज तारीख है 19 जुलाई 2020। चलिए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आर्टिकल के डिस्कशन से पहले हम थॉट ऑफ द डे देख लेते हैं। जब दुनिया तुम्हें कमज़ोर समझे तब तुम्हारा जीतना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मीन आपके स्किल और आपके टैलेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपका एटीट्यूड। विनिंग एटीट्यूड हमेशा आपको अपवर्ड डायरेक्शन में लेकर के जाता है, ना कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। राइट मीन अगर आपका एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है तो कितना डिफिकल्ट से डिफिकल्ट अगर टास्क हो तो भी आप उसे कंप्लीट कर सकते हो। राइट जैसे कि ये कर रहा है। अब हम अपने आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। आर्टिकल में सबसे पहला आर्टिकल हमारे पास है वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मीन ट्रांसमिशन के रिगार्डिंग है। देखिए हो क्या रहा है कि कोरोना वायरस फैलने को लेकर के कुछ मिथ हैं कि केवल हॉरिजॉन्टल ही कोरोना वायरस फैल सकता है, वर्टिकली नहीं। अब देखिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में डिफरेंस क्या होता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये हुआ कि अगर इन्फेक्शन अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में केवल फैल रहा है, मीन्स सोसाइटी में अगर इस प्रकार से वो ट्रांसफ़र हो रहा है, वो वायरस ट्रांसमिट हो रहा है, तो उसको बोलेंगे कि ये हॉरिजॉन्टली ये ट्रांसमिट हो रहा है। लेकिन अगर एक मदर अपने बेबी को अगर ये कोरोना वायरस अगर दे देती है या उसको अगर इस प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको बोलते हैं ये वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं। ठीक, तो अभी तक साइंटिस्टों के पास कोई ऐसा प्रॉपर एविडेंस नहीं था जिसके थ्रू वो प्रूफ कर सके कि ये वर्टिकल ट्रांसमिशन हो रहा है, कोरोना वायरस फैल रहा है, वर्टिकली भी फैल रहा है। ठीक, अब इसके पीछे कई रीज़न थे। इसके पहले होता क्या था कि यूजुअली वो स्वैब की केवल टेस्टिंग करते थे, मतलब वो ब्लड की टेस्टिंग करते ही नहीं थे। तो उनको ये बात नहीं पता लग पाती थी कि ये इन्फेक्शन मीन जब बेबी मतलब अंदर ही था, गर्भ में था, तभी से उसे हो गया था वायरस कि इस प्रकार वो इन्फेक्टेड हो गया था, या फिर बाहर आने के बाद हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट की वजह से, नर्स की वजह से, या फिर एयर से इंटरेक्ट करने की वजह से, किसकी वजह से हो गया। तो इस पर तमाम तरह की कवायदें लगाई जा रही थी, कह रही थी कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ठीक, कोरोना वायरस तो वर्टिकली नहीं फैल सकता है। लेकिन अभी साइंटिस्टों ने क्या किया कि इसका प्रूफ भी निकाल दिया। अब उन्होंने एक दो चीज़ें और नोटिस की हैं कि अगर नॉर्मल डिलीवरी अगर होती है तो उसमें कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के चांसेस कहें ज़्यादा होते हैं। फिर यहाँ पे सी सेक्शन की टेक्निक की बात करते हैं, कहते हैं कि अगर सिजेरियन अगर टेक्निक से मीन प्रॉपर अगर वो लेबर रूम में अगर फंक्शन किया जाता है तो होता क्या है कि ये कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के चांसेस कहने काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। ये कहाँ की, ये लंदन की यूनिवर्सिटीज़ के कुछ क्या हैं, कुछ रिसर्चर्स हैं, कह रहे उन्होंने करीब 6 या 7 लोगों पर इस प्रकार का वो सैंपल करके देखा हुआ है। ठीक है, अब तो ये बात क्लियर हो गई कि हाँ ठीक है वर्टिकली ट्रांसमिट तो होता है, लेकिन इसे प्रूव करने के लिए उन्हें और भी एविडेंस की आवश्यकता थी। केवल इस टेक्निक के माध्यम से कि मतलब बेबी किस प्रकार से वो बॉर्न हो रहा है, तो उसके बेसिस पर आप ये वर्टिकली ट्रांसमिशन को आप प्रूफ नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने देखा क्या कि दोनों ही तरीके का इमीडिएटली अगर बेबी ने जस्ट बर्थ लिया तो उसके ब्लड की सैंपलिंग उन्होंने ले ली, और उसके कुछ समय के बाद, कुछ घंटों के बाद, कुछ दिन के बाद अगर उन्होंने देखा तो देखा क्या कि इसमें इजाफा भी हो रहा है। मतलब ये हुआ कि कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है जब बेबी अंदर था, गर्भ में था, तभी उसके साथ ये हो गया था, तभी वो इन्फेक्टेड हो गया था। तो इससे क्या प्रूफ क्या होता है कि ये कोरोना वायरस वर्टिकली भी ट्रांसमिट होता है, ना कि हॉरिजॉन्टली ही। ठीक है, अभी तक केवल कवायदें लगाई जा रही थी कि होता है कि नहीं होता है, क्योंकि जस्ट केवल वो स्वैब की टेस्टिंग लेते थे, मीन बलगम का केवल वो टेस्ट करते थे, मदर का भी करते थे और फिर बेबी का भी कर लेते थे। ठीक, तो उससे उन्हें प्रॉपर आइडिया नहीं लग पा रहा था। राइट, तो ये वाला आर्टिकल उसी के रिगार्डिंग था, डिस्कस हो गया। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट वन आर्टिकल है सेस्मिक वेव के रिगार्डिंग है। देखिए वेव होता क्या है, एकदम अप्स एंड डाउन्स नामक टाइप का स्ट्रक्चर होता है। बिल्कुल आप कुछ यूं ले लो। ठीक है, तो ये क्या है कि एक वेव है। अब वेव की लेंथ क्या होती है कि ये वाला वेव का लेंथ हो गया ये इतना, मतलब एक अपवर्ड वाले पॉइंट से लेकर के दूसरे वाले उभरे वाले पॉइंट तक अगर हम जाते हैं तो ये उसका हो जाएगा ये वेवलेंथ, ये उसका वेवलेंथ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि जो सेस्मिक वेव होता है उसके थ्रू जो हमारे जियोलॉजिस्ट होते हैं वो फाइंड आउट करने की क्या कोशिश करते हैं, वो क्या फाइंड आउट करते हैं कि बेसिकली अंदर किस प्रकार का मेटल है, लिक्विड है कि सॉलिड है कि क्या है। राइट, तो अभी हुआ क्या कि रिसर्चरों को एक फॉल्ट्स मिल गया इसी सेस्मिक वेव की टेक्निक से। उन्होंने हिमालयन वाले रीजन पे एक फॉल्ट को डिस्कवर किया है। अब देखिए जहाँ पर फॉल्ट होगा ना
बेसिकली अगर अगर आप पेंजिया टेक्निक को, अगर आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कुछ थ्योरम्स को अगर आप लगाओगे, तो जो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं ना, जो भूकंप आता है, सुनामी आता है, तो जो तूफान आते हैं, कह रहे कि इसमें बेसिकली जो क्रस्ट होता है, अर्थ का जो क्रस्ट होता है, कह रहे उसके डिसबैलेंस की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आती है। तो एक फॉल्ट का अगर डिस्कवर होने का मतलब ये हुआ कि उसके आसपास वाले रीजन में हमें भूकंप की या भूगर्भीय घटनाएं हमें देखने को मिल सकती हैं। अब इन वैज्ञानिकों से पूछा गया, अच्छा ये बताइए, अभी रिसेंट में जो नेपाल में आया हुआ था, तूफान आया हुआ था, तो क्या इसी फॉल्ट की वजह से आया हुआ था क्या? तो इन्होंने इनकार किया। फिर इनसे पूछा गया कि क्या जो इंडियंस हैं, कि जो भारतीय क्षेत्र का जो हिमालय है, क्या जो नॉर्थन प्लेन पे जो इस समय तूफान आ रहे हैं, जो भूकंप आ रहा है, तो क्या क्या इस फॉल्ट की वजह से आ रहा है क्या? तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कह रहे कि जो ट्रांस हिमालयन वाला पार्ट है, कह रहे ये फॉल्ट वहाँ पर देखा गया है, और इंडियन वाली रीजन पर कह रहे इसका विशेष इम्पैक्ट है नहीं। लेकिन हाँ, अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न के पहाड़ों की अगर बात करें, माउंटेन्स की बात करें, तो कह रहे स्लाइटली हमें वहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक, उन्होंने कैसे इसे फाइंड आउट किया? अगेन वही सेस्मिक वेव की मेथड से उन्होंने इस फॉल्ट को डिस्कवर किया हुआ है। तो हमारा ये वाला भी आर्टिकल डिस्कस हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। उस आर्टिकल में देखिए, मेडिकल जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो इस समय मेडिकल फील्ड में जो वर्कर है, जो जो चाहे वो डॉक्टर हो जाए, चाहे वो नर्स हो जाए, कोई भी वर्कर है, तो उसके साथ क्या है कि इस समय मॉरली वो इंजर्ड मालूम पड़ रहे हैं, क्योंकि उनका जो एथिक्स होता है, जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, बेसिकली इस टाइम वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है। ऐसा लंदन की यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं कि उसे डिस्कवर करती हैं, उसे एक निष्कर्ष निकाल रही हैं कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। फिर वो इंडिया के पर्सपेक्टिव में बताते हैं, कहते हैं कि इंडिया में तो जो डॉक्टर्स हैं और इवन जो नर्स हैं, कह रहे हैं उनके ऊपर कहीं ज़्यादा प्रेशर है, जितना वर्कलोड वो ले सकते हैं, कह रहे उससे कहीं ज़्यादा वो वर्कलोड लेकर के चल रहे हैं। अब ये जो मॉरली इंजर्ड की बात कर रहे हैं, ये मॉरल इंजरी, ये टर्म है कि जब एक सोल्जर बेसिकली बॉर्डर की रक्षा करने के लिए जाता है, तो इस मॉरल इंजरीज का ये सवाल आता है। मीन ये टर्म वहाँ पर यूज होता है। तो राइटर यहाँ पर कंपेयर भी बिल्कुल वैसे ही करते हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार से बॉर्डर की सिक्योरिटी करने के लिए जो बेनिफिट्स पर वो कम ध्यान देता है, जो सोल्जर होता है वो अपने यूजुअल बेनिफिट्स पर कम ध्यान देता है, बल्कि वो उस बॉर्डर की सिक्योरिटी के प्रति वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। कह रहे बिल्कुल वॉर टाइप की सिचुएशन में इस समय इंडिया के डॉक्टर्स भी उसी फेस पर वर्क कर रहे हुए हैं, कि जो उनकी मॉरल इंजरीज है, कि जो उनकी इथिकल वैल्यूज़ हैं, कह रहे वो उन्हें कंपेल करते हैं, उनके जो पर्सनल बेनिफिट्स होते हैं, कह रहे उसके अबव जा करके उन्हें काम करना होता है। ठीक, अब राइटर के अकॉर्डिंग कि देखिए ये तो मॉरल इंजरी की हो गई, कि मॉरल इंजरीज नामक टर्म से हमें ये पता चल गया कि इस समय डॉक्टर्स कितने ज़्यादा प्रेशर में हैं। लेकिन हमें करना क्या चाहिए कि हमें ना केवल इस करंट पैंडेमिक की सिचुएशन में, बल्कि इस पैंडेमिक की सिचुएशन के बाद भी जो उनका प्रोफेशन है, जो उनके वर्क इथिक्स के जो वैल्यूज़ हैं, कह रहे हमें उसकी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। इंपॉर्टेंस देने का मतलब क्या है? कह रहे हैं कि उन्हें जो उनके पास पर्क्स एंड अलाउंसेस होनी चाहिए, कह रहे हैं कि वो अप टू द मार्क होना चाहिए, कि मीन एक यूजुअल प्रोफेशनल से कहीं ज़्यादा बेहतर होना चाहिए, ताकि वो इस बात को लेकर के सिक्योर रहें कि जो भी वो फंक्शन कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, कह रहे हैं कि ना केवल आज के समय में, ना केवल पैंडेमिक के समय में, बल्कि पैंडेमिक के बाद भी इसकी काउंटिंग होगी, इसकी वैल्यू होगी। ठीक, तो देन होता क्या है कि अगर कोई आपके काम की अगर आपकी तारीफ करता है, या फर्दर आपको पता होता है कि इसकी वैल्यू इस पैंडेमिक के बाद भी की जाएगी, तो एक आपको स्ट्रेंथ मिलता है, तो आपको एक शक्ति मिलती है काम करने के लिए। तो इसे वर्क एथिक्स को प्रमोट करने की बात करते हैं। फिर आगे क्या करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट की भी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं जितने तरह की फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो बेड हो जाए, चाहे वो टेस्टिंग किट वगैरह हो जाए, कह रहे हैं कि वो प्रॉपर मात्रा में अवेलेबल होना चाहिए। और ये पर्सनल प्रोटेक्टिव किट की भी बात करते हैं। कहते हैं कि इसकी चार्जेस में करें इसको भी सब्सिडी देना चाहिए, इसे सब्सिडाइज कर देना चाहिए, सो दैट कि नॉर्मल प्रैक्टिशनर भी करें इसे एफर्ट कर सके। क्योंकि यूजुअली होता क्या है कि एक अच्छा डॉक्टर है तो उसके पास तो वो सारी चीज़ें होती हैं, बट मेरे टाइम कि एक किट है अगर किसी के पास, तो उसी को वो बार बार यूज कर रहा है, तो उसे इन्फेक्शन के चांसेस कह रहे वो बढ़ जाते। तो कह रहे हैं कि इन किट वगैरह पर क्या होना चाहिए, इसे सब्सिडाइज फॉर्म में कह रहे हैं इसे उन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पास पहुंचा देना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये पर्क्स की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि
कि डॉक्टर्स को और इवन जो भी इस मेडिकल फील्ड में, चाहे वो दवा के निर्माण करने वाला हो, चाहे दवा की सप्लाई करने वाला हो, कह रहे हैं कि हर किसी को इस प्रकार का प्रोटेक्शन और इस प्रकार की एथिकली सपोर्ट मिलना चाहिए, ऐसा राइटर बोलते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट वन आर्टिकल है, देखिए जो गरीब होते हैं उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का जो बेस्ट मेथड है, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि विटामिन डी के इनरिचमेंट की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बॉडी के 2 या 3 फंक्शनरीज ऐसी होती हैं, कह रहे जो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होता है, जैसे लीवर हो गया और किडनी हो गया, कह रहे इनका काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इस सनलाइट की बात करते हैं। कहते हैं कि जब सनलाइट से हमें 140 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर तक की लाइट जब किसी ह्यूमन के स्किन पर पड़ती है, तो कुछ जो केमिकल रिएक्शन होता है, अगर हम उसकी बात करें, तो हमारे लीवर और किडनी पर किमिन जो प्रोड्यूस होता है उसे 25 OH-D बोलते हैं, अगर वो लीवर पे बनता है तो। लेकिन अगर वो किडनी बनता है तो उसे 25 OH-2D बोलते हैं। तो अब राइटर कहते हैं कि अब ये 25 OH-D और 25 OH-2D कह रहे हैं ये क्या होता है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अब विटामिन डी को इग्नोर किया जा रहा है इस इम्यूनिटी को बूस्ट करने के रिगार्डिंग। अब कहते हैं कि चलो ठीक है, अब हमने मान तो लिया कि चलो विटामिन डी से होगा क्या कि इम्यूनिटी बूस्ट होगी और जो भी केमिकल रिएक्शन होता है स्किन पर उससे इम्यूनिटी बूस्ट होगी और बंदा होगा क्या कि कोविड-19 के इन्फेक्शन से बचने के कैपेबल हो जाएगा। लेकिन ये केवल ट्रॉपिकल रीजन वालों को एक आशीर्वाद प्राप्त है कि वहाँ पर सनलाइट बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है, जबकि जो नॉर्थन वाली कंट्रीज हो गई, कह रहे वहाँ पर सनलाइट उतनी मात्रा में अवेलेबल नहीं होती है। लेकिन अगर इंडिया भी क्या है कि एक ट्रॉपिकल कंट्री है, तो अगर उस लॉजिक से अगर देखा जाए कि ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के पास सनलाइट तो बड़ी अच्छी मात्रा में मिल जाती है, तो क्या उन्हें विटामिन डी की डिफिशियंसी नहीं होती है क्या? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कह रहे हैं कि हमने 20,000 पर्सन्स पर ये पूरा सैंपल करके देखा है और हमें देखने को क्या मिला है कि विटामिन डी की डिफिशियंसी कह रहे इंडिया में कह रहे बहुत ज़्यादा है। अदर कंट्रीज़ के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। अब उसमें से भी फीमेल में ज़्यादा है, मेल में कम है। मतलब फीमेल क्या है कि विटामिन डी की डिफिशियंसी उनके अंदर कम होती है कंपेयर देन मेल। ठीक है, अब ये मील में सप्लाई करने की बात करते हैं। कहते हैं कि क्या है कि इंडिया में ये बातें कुछ और चीज़ों पर भी डिपेंड करती हैं कि अगर पर्सन रिच है, पैसे वाला है, तो उसके अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी नहीं होती है। लेकिन अगर पैसे वाला नहीं है तो विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है, जबकि ये नेचुरली अवेलेबल है। बट जो एब्जॉर्बिंग पावर होती है स्किन की, कह रहे हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। ठीक है, स्टिल क्या है कि कोरोना की जो विटामिन डी है, कह रहे उतना बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। अब राइडर का सजेशन ये है कि जो हमारे गरीब हैं, कह रहे उनको आप विटामिन डी की केवल सप्लाई मात्र से आप उनके अंदर इम्यूनिटी को आप बूस्ट कर सकते हो। अब वो मिड डे मील की स्कीम की बात करते हैं, कहते हैं कि आप वेरियस टाइप के जितने भी स्कीम चल रहे हैं आपके, कह रहे बेसिकली आप उसमें विटामिन डी की इनरिचमेंट आप बढ़ा दीजिए। केवल विटामिन डी की इनरिचमेंट बढ़ाने मात्र से आप केवल ना आज के पेंडेमिक से बल्कि फ्यूचर में होने वाले किसी भी पेंडेमिक से लड़ने के लिए आप उस पर्सन को कैपेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये वाला भी आर्टिकल डिस्कस हो गया। बेसिकली विटामिन डी को ये इम्यूनिटी बूस्टर के फॉर्म में ले रहे हैं और कुछ नहीं। देखिए ये जो सन की पिक्चर है ना यहाँ पर, वो नासा और EU के द्वारा बेसिकली 10 फरवरी को एक ज्वाइंट एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। तो अभी तक का सबसे क्रिस्टल क्लियर, सबसे नज़दीक से अगर कोई पिक्चर लिया गया है तो ये वाला सनलाइट का पिक्चर है। ठीक, और माइस पर अभी इसमें रिसर्च चल रहा है कि वो स्मेल के थ्रू कैसे चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है। सो दैट कि फर्दर वो करेंगे क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्मेल के थ्रू केवल टेस्ट करके कि वो चीज़ों को पता लगा सके, चीज़ों को के फ्लेवर को और चीज़ों के साइज़ को। बेसिकली होता क्या है कि स्मेल को आइडेंटिफाई कर पाना एक ह्यूमन की, एक एनिमल की एक विशेष आइडेंटिटी होती है। तो ये उसी को ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डालना चाह रहा है, इसकी वजह से इसमें माइस पर रिसर्च चल रहा है। तो आज के डेट में जितने भी रेलेवेंट आर्टिकल थे साइंस एंड टेक के, एक ही पेज होता है डिस्कस करने के लिए, वो सारे आर्टिकल डिस्कस हो गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।